नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। माली में बंधक संकट खत्म, 2 आतंकी समेत 27 लोगों की मौत, सभी 20 भारतीय सुरक्षित, देश में 10 दिन का आपातकाल। इराक और सीरिया में आईएस के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज, सुरक्षा परिषद में आम राय से प्रस्ताव पारित। फ्रांस के सेंट डेनिस में तीसरे आतंकी का शव बरामद। कुआलालंपुर में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आज, आतंकवाद, सुरक्षा और कारोबार पर प्रधानमंत्री करेंगे चर्चा। चीन के प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सामने उठाया पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का मुद्दा। आतंकी खतरे से निपटने के लिए बनेगा विशेष संचार तंत्र, जानकारी होंगी साझा। ग्रीन पीस इंडिया को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पंजीकरण रद्द करने के फैसले पर लगी रोक, रजिस्ट्रार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अफ्रीकी देश माली में 9 घंटे की कार्रवाई के बाद बंधक संकट समाप्त हो गया है। आतंकियों ने कम से कम 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बंधक बनाए गए 20 भारतीय सुरक्षित छुड़ा लिए गए हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हुई है। राजधानी बमाको के रेडिसन ब्लू होटल से बंधक सुरक्षित वापस निकले तो उनके लिए ये दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। आतंकियों ने शुक्रवार को इस होटल में 130 लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों की रिहाई के लिए माली की सेना और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने अभियान शुरू किया। 9 घंटे बाद 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई, लेकिन तब तक 27 बंधकों की जान जा चुकी थी। Tout à fait. Au début, je pensais que c'était des pétards ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Ensuite, ça a continué, ça a continué. Ensuite, on entendait l'alarme de l'hôtel. Moi, je suis sorti un instant même. बंधकों में 20 भारतीय भी थे। इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। बंधकों में कई देशों के नागरिक थे। माली में 10 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। अलकायदा से जुड़े इस्लामिक मगरेब और अल मुराबिताओं ने इसकी जिम्मेदारी ली है। Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'attentats terroristes. Comme vous le voyez, je suis là avec les principaux enquêteurs. Donc déjà, nous avons ouvert une enquête pour ça. दुनिया भर में इस आतंकी हमले की निंदा हुई है। अमेरिका माली की स्थिति पर निगाह रखे हुए है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि शांति सेना माली सरकार की पूरी मदद करेगी। He expresses his sincere condolences to the government of Mali and the bereaved family and wishes a speedy recovery to the wounded victims of this attack. The United Nations peacekeeping mission in Mali has been assisting the Malian authorities in the handling of the crisis. पेरिस में आतंकी हमले के बाद माली में ये वारदात हुई है। माली एक जमाने में फ्रांस का उपनिवेश था और उत्तर अफ्रीका में फ्रांस आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ सीरिया और इराक में कार्रवाई को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी मंजूरी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब से कुछ घंटों पहले ही इस बारे में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा सकेगी। ये प्रस्ताव पेरिस में बीते शुक्रवार को हुए आतंकी हमलों के बाद फ्रांस की तरफ से लाया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि आईएस ने पेरिस हमलों के साथ रूस के विमान को मार गिराया। साथ ही ट्यूनीशिया, तुर्की और लेबनान में भी आईएस की आतंकी हरकतें बढ़ी हैं। पेरिस हमले के बाद हालांकि फ्रांस, अमेरिका और रूस ने सीरिया में हमले तेज कर दिए थे। ताज़ा बमबारी में कल पूर्वी सीरिया में 39 लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। हालांकि प्रस्ताव में आईएस के खिलाफ इराक और सीरिया में सैन्य अभियान को मंजूरी की बात नहीं है। इसके मुताबिक विश्व के देश इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालेंगे। इस बीच उत्तरी फ्रांस के सेंट डेनिस में हुए ऑपरेशन में तीसरे संदिग्ध आतंकी का शव मिलने की बात सामने आई है। पुलिस की छापेमारी और गोलीबारी में पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद और उसकी महिला रिश्तेदार हसना के मारे गए थे। पेरिस में सिलसिलेवार हमलों में 130 लोगों की मौत हुई थी। France has constantly increased its military efforts in Syria against Daesh. In the coming days, we'll have the aircraft carrier Charles de Gaulle on site, which will more than triple. पेरिस हमले के बाद भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दिल्ली पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री ने लॉरेंट फोबियस ने कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर बातचीत की। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संधि तुरंत करने पर जोर दिया। मुलाकात में पेरिस हमले और माली में बंधक प्रकरण पर भी चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। माली और पेरिस आतंकी हमले को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान आतंकवाद, व्यापार, निवेश और दक्षिण चीन सागर समेत कई मसले पर बातचीत हुई है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज भारत आसियान शिखर सम्मेलन होना है। सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आसियान से कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए इस दौर को अहम बताया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री आज भारत आसियान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें 2016 से 2020 के लिए साझा एक्शन प्लान की घोषणा होनी है। आसियान से सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे को रोकने पर बात होगी। कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इस बार हम लोग अगले 5 सालों के लिए जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है आसियान के साथ वो भी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से फोकस करने के लिए बहुत एरियाज हैं। प्रधानमंत्री उन सब पर आसियान कंट्रीज के साथ बात करेंगे। कुआलालंपुर में ही 22 नवंबर को प्रधानमंत्री ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहां आतंकवाद, सामुद्रिक सहयोग और स्वास्थ्य से जुड़े कई घोषणा पत्र जारी होंगे। चाइना सी में जो सिचुएशन है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो तनाव है, कोरियन पेनिनसुला में जो सिचुएशन है, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है। तो इस बार मैं समझता हूँ क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा काफ़ी समिट्स में चर्चा में रहा है, तो इस समिट में भी ज़रूर इस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। वो मलेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। मलेशिया से 23 नवंबर को नरेंद्र मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री यहां निवेशकों से भी मिलेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कुआलालंपुर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सामने पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। बीजिंग में चीन के सुरक्षा प्रमुख मेंग यांगजू से बातचीत में राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पर भी चर्चा की। अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट की बढ़ती सक्रियता पर भी बात हुई। भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों को मिल रही मदद का मुद्दा भी उठाया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष संचार तंत्र बनाने का फैसला किया। इसके जरिए दोनों देशों के गृह मंत्रालय आतंकवाद से जुड़े मसलों पर जानकारियां साझा करेंगे। नेपाल में मधेसी मोर्चे और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत नाकाम रहने के बाद फिर उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेपाल भारत सीमा पर काटाहारी में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और दवाओं से भरे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मधेसी प्रदर्शनकारियों ने तरारी क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रौथाट में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के घर भी तोड़फोड़ हुई। मधेसी समुदाय नेपाल के नए संविधान में बदलाव की मांग कर रहा है। आंदोलन की वजह से भारत से जरूरी वस्तुएं नेपाल नहीं जा पा रही हैं, जिसके चलते दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों की काफी कमी हो गई। मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीन पीस इंडिया का पंजीकरण रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। चेन्नई के जिला रजिस्ट्रार ने 4 नवंबर को यह आदेश दिया था। ग्रीन पीस ने इसे चुनौती दी थी। कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। ग्रीन पीस इंडिया के कार्यकारी निदेशक वी गोपाल ने याचिका में आदेश को गलत बताया था। उनकी दलील थी कि जिला रजिस्ट्रार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। गोपाल ने बताया कि उनके संगठन को लोगों से दान मिलता है। ग्रीन पीस पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। ग्रीन पीस ने कहा कि पिछले 1.5 साल में संगठन के कामों पर रोक लगाने की कोशिशें 6 बार नाकाम हुई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव को नोटिस जारी किया है। एनजीओ पर विदेशी चंदा कानून नियमन के उल्लंघन का आरोप है। पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारियों के मुताबिक एनजीओ को 2006-2007 से 2013-14 के बीच विदेश से चंदा मिला था। हालांकि एनजीओ और इंदिरा जयसिंह की तरफ से आए बयान में नोटिस मिलने से इनकार किया गया है। एनजीओ ने कहा कि नोटिस मिलने पर कानून के मुताबिक इसका जवाब दिया जाएगा। और खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारा फोक म्यूजिक बजता था, तो जहन में बचपन से ही वो कहीं ना कहीं वो अंदर आते जा रहा था। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। हा हा है जज्बा, हो है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा। नमस्कार, मैं हूँ अमित त्रिवेदी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। दो लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट और देवास विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट के अलावा मणिपुर की 2 विधानसभा सीट, मिजोरम और मेघालय की 1-1 सीट भी शामिल है। इन सभी सीटों के लिए मतगणना 24 नवंबर को होगी। नीतीश कुमार ने कल 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी और जेडीयू से 12-12 और कांग्रेस से 4 सदस्यों को मंत्री पद दिया गया है। मंत्रिमंडल में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे शामिल हैं। इसके बाद मंत्रियों के विभागों का भी ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटों तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजेंद्र प्रसाद यादव, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह, आलोक कुमार मेहता, चंद्रिका राय, अवधेश कुमार सिंह, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, महेश्वर हजारी, अब्दुल जलील मस्तान, राम विचार राय, शिवचंद्र राम, डॉक्टर मदन मोहन झा, शैलेश कुमार, मंजू वर्मा, संतोष कुमार निराला, अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मुनेश्वर चौधरी, मदन सैनी, कपिल देव कामत, अनीता देवी और विजय प्रकाश शामिल हैं। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा सूचना और जनसंपर्क विभाग भी होगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ पथ, भवन निर्माण और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग भी देखेंगे। तेज प्रताप स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और पर्यावरण विभाग संभालेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, लल्लन सिंह को जल संसाधन विभाग, राम विचार राय को कृषि विभाग, जय कुमार सिंह को उद्योग विभाग, खुर्शीद और फिरोज अहमद को गन्ना उद्योग, कपिल देव कामत को पंचायती राज विभाग, मदन मोहन झा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जबकि श्रवण कुमार को संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कई कद्दावर नेता पहुंचे।
इनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। नीतीश कुमार का इस बार का शपथ ग्रहण पहले के शपथ ग्रहण समारोह से अलग रहा। शपथ ग्रहण समारोह में परस्पर विरोधी दलों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये जो हमारी सरकार बनी है, बिहार के हर नागरिक की बनी है, हर धर्म की, हर जात की सरकार बनी है, सब बिहारी लोगों की सरकार बनी है और ये सरकार सबको लेकर, एक साथ लेकर, मिलकर आगे बढ़ेगी। समारोह में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने शिरकत की। आज का शपथ ग्रहण के अवसर पर केंद्र सरकार के ओर से शुभकामना देने के लिए मैं आया हूं और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता की चुनौतियों पर खरा उतरने की बात कही। महागठबंधन इतनी बड़ी जीत करके आया है तो हम सबका ये फर्ज होता है कि वह महागठबंधन का वैसा ही छवि रखना चाहिए। ये लोगों की अपेक्षा है, उसके के अनुसार हम चल रहे हैं। बिल्कुल नई शुरुआत हुई है भारत के लिए, एक नई कड़ी है और मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी को तैयारी करनी चाहिए अब दिल्ली आने की और प्रधानमंत्री बनने की। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निदेशालय ने कल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 12 जगहों पर छापेमारी की। ये छापे वीरभद्र सिंह से जुड़े कई लोगों के यहां मारे गए हैं। ईडी ने बीते दिनों वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सूखे की मार झेल रहे ओडिशा ने केंद्र सरकार से जल्द आर्थिक मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है और जल्द राहत पैकेज की मांग की है। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने किसानों को 1% की दर से कर्ज देने का ऐलान किया था। साथ ही सूखा पीड़ित 21 जिलों में धान खरीद में प्रति क्विंटल 100 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए सूखे से निपटने के लिए जारी किए हैं। इधर ओडिशा कांग्रेस ने राज्य में किसानों की आत्महत्या पर श्वेत पत्र जारी किया है। इसमें राज्य सरकार की अनदेखी के चलते 100 से ज्यादा किसानों की खुदकुशी का आरोप लगाया गया है। सूखे की मार झेल रहे ओडिशा ने केंद्र सरकार से अब जल्द आर्थिक मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्द से जल्द ओडिशा को राहत पैकेज मुहैया कराया जाए। इससे पहले एक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को 1% की दर से कर्ज देने का भी ऐलान किया था। दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में एक शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। शिकायत में आरोप है कि ईरानी ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी और जानबूझकर गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार को जनप्रतिनिधित्व कानून और भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के तहत सजा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में कल दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन समेत 2 बिल पेश किए गए। स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है। जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए विधानसभा का सत्र बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल पेश कर दिया। बिल के कानून बनने के बाद नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। अब नर्सरी दाखिले के वक्त स्कूल सिर्फ अभिभावक और बच्चे की जानकारी मांग सकते हैं। लिखित या मौखिक रूप से ज्यादा जानकारी मांगने को इंटरव्यू माना जाएगा।
इंटरव्यू करने पर 5 से 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली का जो शिक्षा अधिकार कानून है DSCRA, उसमें संशोधन करके उसमें ये व्यवस्था करने का प्रस्ताव यहाँ विधानसभा के समक्ष रखा है कि अगर कोई स्कूल कैपिटेशन फीस मांगेगा या इंटरव्यू करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसा करने वालों को जेल में भी भेजा जा सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन फीस लेने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूलों के लिए कैपिटेशन फीस के नाम पर डोनेशन वसूलना महंगा पड़ सकता है। इसमें कैपिटेशन फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा डोनेशन मांगने पर 5 साल की सजा हो सकती है। स्कूल और छात्रों से जुड़ी मदों को फीस में शामिल किया जाएगा। फीस का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल के खर्च में होगा। फीस को किसी सोसाइटी या ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकेगा। इसकी बिल यहाँ पेश करने से पहले इनको वैट कराया जाता है और इसका रिपगनेंस जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया जाता है। विरोधाभास समाप्त किए जाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो सरकार इसमें भी मनमानी कर रही है। हालांकि स्कूलों के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया को मुश्किल बनाया गया है। नए संशोधनों के बाद कम से कम 20 छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर ही शिक्षा निदेशालय जांच करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। राज्य सरकार अगले हफ्ते में नुकसान के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। आंध्र प्रदेश में भी बारिश से अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुरुआती आकलन में 3000 करोड़ के नुकसान की संभावना जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर आर्थिक मदद की मांग की है। उत्तर पूर्व मानसून से करीब 1 हफ्ते तक हुई भारी बारिश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 2 दिन की राहत के बाद चेन्नई में गुरुवार रात भर हुई बारिश से बाढ़ की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि शुक्रवार को सुबह बारिश नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने तटीय और आंतरिक जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की आशंका जाहिर की है, जिससे राहत और पुनर्वास अभियान में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बीते 4 दिनों में चेन्नई और कांचीपुरम जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और कडलौर में रिहायशी इलाकों से पानी निकालने का काम जारी है। அதனால தண்ணியே நிறைஞ்சு இருக்குது. இந்த தண்ணி நிறைஞ்சதுனால எங்க சொந்த பணத்தை போட்டு கூட நாங்க மோட்டர் வச்சு அந்த தண்ணியை எடுக்கிறோம். அந்த தண்ணியை எடுத்து அந்த பக்கம் விட்டு அந்த ஏரியா ஆளுங்க வந்து ஏன் இந்த பக்கத்துல தண்ணி எடுத்துன்னு வந்து விடுறீங்க அப்படின்னு அவங்களே எங்க கிட்ட வாக்குவாதம் பண்றாங்க. நாங்க எந்த பக்கமும் போக முடியல. As far as forecast for next 24 hours is concerned, it is likely to rain at many places in the coastal districts and at few places in the interior districts. 1 or 2 places in the interior districts may experience heavy rainfall. As far as Chennai city is concerned, it will be partly cloudy and rain will occur in some areas. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार से नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल भेजने की मांग की है। राज्य सरकार आर्थिक मदद के लिए नुकसान के बारे में अगले हफ्ते केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से पिछले 1 हफ्ते में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। चित्तूर, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिले सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी गांव और खेतों में भर गया है। नेल्लोर में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राज्य के समुद्री तट से लगे इलाकों और अन्य कुछ जिलों में और भी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्पेशली कोस्टल आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, साउदर्न पार्ट्स में बारिश होने का संभावना है और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कड़पा डिस्ट्रिक्ट रायलसीमा में और नेल्लूर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने का संभावना है। उत्तर पूर्व मानसून का असर पुडुचेरी में भी दिखा। सोमवार से बुधवार तक यहाँ के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। हालांकि पुडुचेरी से जानमाल के भारी नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा में कल 46वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का रंगारंग आगाज हुआ। इसके साथ ही अगले 11 दिन तक 90 देशों की 289 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से फिल्म प्रेमी और कलाकार गोवा में जुटे हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की गोवा में शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई। विश्व बंधुत्व का संदेश समेटे इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आगाज सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समेत देश विदेश की कई हस्तियां मौजूद रहीं।
The cinema in the last 102 years of its existence has provided us with an opportunity to feel every moment of it. And I say this with a sense of pride that Indian cinema has done it with a great sense of excellence. समारोह की शुरुआत में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और संघर्षों पर केंद्रित बायोपिक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म दिखाई गई। I have nothing. Do you even see the bruises on my face? Ramanujan, and he's one of the greatest minds that we've ever known in the history of mathematics, and his story is one of the most inspiring. इस साल 90 देशों की 289 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इनमें वो 26 फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। The use of dance, singing, and huge scale productions. There's not so much chamber cinema, not so much smaller stories. फेस्टिवल में इंडियन पैनोरमा, इंटरनेशनल सिनेमा, रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑस्कर अकादमी फिल्मकारों का मास्टर वर्क दिखाई देगा। भारतीय फिल्मों में कोर्ट, मसान और बजरंगी भाईजान का भी प्रदर्शन होगा। फेस्टिवल में जुटे फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। Through this film festival, I can see the world cinemas and what is the cinemas happening there, especially in the Middle East countries and European countries. What is are going on? They are going to see the cinemas. फेस्टिवल में सिनेमा से जुड़ी अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। उत्सव में दिग्गज अभिनेता शशि कपूर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हर साल गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के रंगारंग उद्घाटन के साथ ही अगले 11 दिनों तक फिल्म और फिल्म प्रेमियों का ये जमघट लगातार बना रहेगा और एक सक्रियता लगातार दिखाई देती रहेगी और इसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी के लिए गोवा से मैं इरफान, कैमरा पर्सन जुनेद और अनिर्बन के साथ। वहीं दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक तरफ जहां विदेशी स्टॉल लोगों को खूब लुभा रहे हैं, वहीं देसी वस्तुओं की भी खासी मांग है। मेले में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से सरस नाम से पेविलियन बनाया गया है, जहां सभी राज्यों की हस्तकला और शिल्पकला की झलक मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगा ये है सरस स्टॉल। यहाँ पूर्वोत्तर राज्य, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत समेत कई राज्यों की पारंपरिक चीजें हैं। लोग भी एक जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों में बनने वाली वस्तुएं मिलने से खुश हैं। अब वो ट्रेंड जा चुका है कि लोग अब ब्रांडेड में ही सब कुछ जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो जो ऑथेंटिसिटी और एथनिसिटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टॉल लगे हैं, वहाँ के बारे में पता चलेगा और वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के कल्चर के उन लोगों से मिलने को मौका मिलेगा और जानने को मिलेगा। स्पेशल ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी है, सूट्स बहुत अच्छे लगे हैं, फ्लावर्स बहुत, जो हमने लिया वो यही लिया। वहीं इससे संस्कृति को समझने का भी मौका मिल रहा है। सरस पवेलियन में इस बार करीब 400 स्टॉल लगे हैं। यहाँ बांस से बने गुलदस्ते, लैंप, जूट से बने बैग और पारंपरिक गहनों की खरीद में लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और कुआलालंपुर में आसियान व्यापार और निवेश सम्मेलन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कुआलालंपुर। Ancient times, they continue to serve as a bridge between our countries and regions. Friends, I've been saying that the 21st century belongs to Asia. I say this because of the track record of the ASEAN countries. Together, ASEAN's 10 member countries form an economic powerhouse. ASEAN has emerged as one of the largest economic zones in the world. Last 15 years have seen your rapid and yet stable growth. Your macroeconomic stability has been the main reason for growth and stability in Southeast Asia. With good governance, futuristic infrastructure,
and focus on new age technologies, you have created excellence. In simple things like tourism, you have done miracles. Once again, I compliment the leadership and people of ASEAN countries for what they have achieved. When I analyze the ASEAN miracle, I find that small countries of ASEAN and a big country like China both have done well. तो आसियान व्यापार और निवेश सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। माली में बंधक संकट खत्म, 2 आतंकी समेत 27 लोगों की मौत, सभी 20 भारतीय सुरक्षित। देश में 10 दिन का आपातकाल। इराक और सीरिया में आईएस के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज, सुरक्षा परिषद में आम राय से प्रस्ताव पारित। फ्रांस के सेंट डेनिस में तीसरे आतंकी का शव बरामद। कुआलालंपुर में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आज, आतंकवाद, सुरक्षा और कारोबार पर प्रधानमंत्री करेंगे चर्चा। चीन के प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सामने उठाया पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का मुद्दा। आतंकी खतरे से निपटने के लिए बनेगा विशेष संचार तंत्र, जानकारी होंगी साझा। ग्रीनपीस इंडिया को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पंजीकरण रद्द करने के फैसले पर लगी रोक। रजिस्ट्रार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब।